प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विज्ञान के अंदर जो है अभी हम लोग तीसरा चैप्टर फिजिक्स का पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और इस चैप्टर में हम लोग दृष्टि दोष पढ़ाई कर रहे थे। दृष्टि दोष, जैसा कि हमने आपको बताया था कि टोटल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दृष्टि दोष मानव के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से हमने पहला बताया था आपको निकट दृष्टि दोष। दूसरा है आपका यही दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं या फिर दूर दृष्टिता भी कहते हैं। तीसरा है आपका जरा दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदुकता। तो ये सभी चीज़ों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इससे पिछले क्लास में जो है निकट दृष्टि दोष पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष से आगे बढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगा, सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब जो है हम लोग दूसरा दृष्टि दोष शुरू करते हैं, जो है दीर्घ दृष्टि दोष। अब अगर हम दीर्घ दृष्टि दोष पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। तो देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष को हम दूरदृष्टिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदृष्टिता, या फिर कई जगह पर इसे दूरदृष्टि दोष भी बोला गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर दूरदृष्टि दोष क्या होता है। तो याद रखेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला कोई व्यक्ति दूर की रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन निकट रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी कि साफ साफ नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये जो स्थिति है, ये जो कंडीशन है, इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। अब रेटिना के पीछे बनने का कारण क्या है, क्यों बनता है रेटिना के पीछे, वो हम आगे जानेंगे। पहले देखिए कि आखिर फिगर बनता कैसा है। मान लीजिए कि ये आँख है, ठीक। ये किसी व्यक्ति का आँख है, जिसका आँख जो है दीर्घ दृष्टि दोष से जो है वो प्रभावित है। और यहाँ पर मान लीजिए कि लेंस लगा हुआ है। ये आप सभी जानते हैं उत्तल लेंस आँख में पाया जाता है। तो यहाँ मान लीजिए कि कोई लेंस है। अब आँख के सामने यहाँ पर कोई वस्तु क्या है, रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है। अब इस वस्तु का इमेज बनाना है, तो इस वस्तु से 2 किरण हमें क्या करना होगा, आँख में भेजना होगा। 2 किरण हमें आँख में क्या करना होगा, भेजना होगा। यहाँ से तो हम ये किरण मान लीजिए कि भेजे। अब ये भेजने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीका का यहाँ पर इमेज बनेगा। कुछ इस तरीका का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यहाँ पर हमने आपको बता रखा है कि ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका रेटिना। क्या कहलाता है? रेटिना, या दृष्टि पटल भी इसको कहते हैं। तो रेटिना पर प्रतिबिंब 9 बन करके क्या हो गया, रेटिना से दूर भाग गया। तो यहाँ पर वही लिखा भी है, इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, तो रेटिना के पीछे बनेगा। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि रेटिना आपका ये है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो भैया यहाँ बन रहा है, जो कि बनना चाहिए रेटिना के ऊपर, ठीक। तो ये चीज़ें आप जो है याद रखने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको बस ध्यान ये देना है कि दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो नाम के जस्ट उल्टा काम होता है। दूर दृष्टि दोष सुन करके कई बच्चे समझेंगे कि दूर के वस्तु को ये नहीं देख पा रहा होगा, लेकिन क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष वाला कोई जो व्यक्ति है वो दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, दूर रखे वस्तु को बहुत ही स्पष्ट रूप से वो देख सकता है, लेकिन निकट रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी कि नज़दीक के वस्तु को वह साफ साफ नहीं देख पाता है। इस स्थिति में क्या होता है, तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। वो कैसे पीछे बनता है वो हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम लोग जानने वाले हैं दीर्घ दृष्टि दोष का कारण, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष का क्या कारण है, बताइए। तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर बताना होगा। तो लिखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष का मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है, इस पर जरा फोकस कीजिएगा। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। अगर नेत्र गोलक का जो गोलक अगर छोटा हो जाएगा,
तो क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि हम आपको फिगर में बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई नॉर्मल आँख है, नॉर्मल आँख जिसमें कोई भी बीमारी या फिर कोई भी रोग नहीं है, तो ये नॉर्मल आँख है। यहाँ पर मान लीजिए इस नॉर्मल आँख में लेंस है और ये वाला पार्ट रेटिना होता है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो लेंस से लेकर के यहाँ रेटिना तक का जो डिस्टेंस है, इसमें मान लीजिए कि 1.8 है ना, cm है, 1.8 cm है इसका, इस नॉर्मल आँख का जो लेंस है और रेटिना के बीच का दूरी। लेकिन अगर ये नेत्र गोलक जो है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि अगर आपका आँख क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अगर आँख छोटा हो जाए, आँख मान लीजिए कि किसी का इतना छोटा हो गया, तो अगर आँख का जो गोला है वो छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। यहाँ पर ये नेत्र लेंस है मान लीजिए, अब इस नेत्र लेंस से जो आपके रेटिना है इसका दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि साइज बड़ा है तो दूरी भी बड़ा होगा, साइज छोटा है तो दूरी भी क्या होगा, छोटा होगा। मान लीजिए इसका साइज हो गया 1.4 cm, 1.4 cm हो गया, तो क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी क्या हो गया भाई साहब, कम हो गया। तो पहला कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना भी हो जाना इसका क्या है, पहला कारण है। दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। नेत्र लेंस, ये जो लेंस आपको दिखाई दे रहा है, उत्तल लेंस जो होता है नेत्र के अंदर, वो अगर बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो पतला हो जाना जिसके कारण जो है उसके फोकस दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस अगर पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फोकस दूरी बढ़ेगा तो सीधी सी फंडा क्या आ जाएगी, सीधी सी फंडा आएगी कि जो प्रतिबिंब है वो नहीं बन पाएगा सही से, और वो हो जाएगा मतलब आपके जो रेटिना उससे बाहर प्रतिबिंब बनेगा, उसके पीछे प्रतिबिंब बन जाएगा, उससे दूर बन जाएगा प्रतिबिंब। तो ये देखा आपने कारण। अब दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार देखने वाले हैं, यानी कि इसका इलाज क्या है। अगर कोई व्यक्ति दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष से अगर पीड़ित है तो उसका क्या इलाज हो सकता है, तो बताएंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष को, किस दोष को, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। किस लेंस के चश्मा का, उत्तल लेंस। याद रखेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस के चश्मा का उपयोग किया जाता है। ये आप क्या करेंगे, याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। ये है आपके दूसरा जो है ये दूसरा कौन चीज़, तो दूसरा जो नेत्र के अंदर विकार है, दूसरा जो प्रकार का बीमारी है जिसको हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, उसका उपचार यानी कि उसका इलाज। हम आपको जब पीपीटी देंगे तो यहाँ पर उसका फिगर भी लगा देंगे कि आखिर किस तरीक़ा से वो दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार को आप डायग्राम के माध्यम से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक, तो इसका उपचार देख लिया आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं आगे और तीसरा दृष्टि दोष पढ़ते हैं जिसका नाम था जरा दृष्टि दोष। ये जरा दृष्टि दोष क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा कि यह रोग बुढ़ापे में नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता खो जाने से तथा सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाने से उत्पन्न होता है। इसमें होता क्या है कि आँख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। भाई क्या था पीछे के दो दृष्टि दोष में, जो आपका पहला दृष्टि दोष था वो निकट दृष्टि दोष था। निकट दृष्टि दोष में किसी व्यक्ति को दूर का नहीं दिखाई देता है। और दूसरा नंबर हम लोग पढ़े दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि में क्या हो रहा था कि भाई निकट का नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो रोग तो अलग अलग चीज़ें हैं। निकट दृष्टि दोष में आपको देखने को मिला कि दूर का नहीं दिखाई दे रहा है और दूर दृष्टि में निकट का नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यह ऐसा दोष है जिसमें कभी कभी दूर का नहीं दिखता है तो कभी कभी निकट का नहीं दिखता है। तो ये तो एक नया समस्या हो गया। तो समझिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या है नहीं है।
हम आपको बता दें कि यह जो रोग है वो जनरली युवा अवस्था में नहीं होगा, बुढ़ापा में होगा। किस में होगा? बुढ़ापा में होगा। क्यों? यह रोग बुढ़ापे में नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता खो जाने से तथा सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाने से उत्पन्न होता है। इसका अगर कारण पूछेगा तो आप कारण लिख सकते हैं। इसमें आँख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है, यानी कि कभी कभी निकट का नहीं दिखता है तो कभी कभी दूर का नहीं दिखता है। और अगर अब आपसे कोई पूछ रहा है कि जरा दृष्टि दोष का उपचार बताइए कि क्या इसका इलाज है, तो बोलेंगे कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो अब आप बोलेंगे सर हम उत्तल लेंस अवतल लेंस तो सुने थे, ये बाईफोकल लेंस कहाँ से आ गया? बाईफोकल लेंस का क्या मतलब है, कैसा होता है बाईफोकल लेंस? तो मैं आपको बता दूं कि आखिर बाईफोकल लेंस कैसा होता है। बाई मीन्स होता है दो, बाई मीन्स क्या होता है? दो। तो दो फोकल, दोनों प्रकार के फोकस वाले लेंस, दोनों प्रकार के फोकस वाले लेंस में कौन है? एक तो है आपका उत्तल लेंस, एक है अवतल लेंस। तो बाईफोकल लेंस क्या, देखिए बाईफोकल लेंस वह लेंस होता है जिसमें उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस लगे होते हैं। उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस लगे होते हैं। ये मान लीजिए आपने अगर कभी चश्मा देखा हो किसी का तो आपने ज़रूर गौर किया होगा कि कुछ ऐसे लोग होते जिसके जिसका चश्मा है वो बीच से कटा हुआ लगता रहता है, बीच से कटा हुआ लगता रहता है, कुछ इस टाइप का। ठीक, तो याद रखिएगा कि ये जो बाईफोकल लेंस है ये ऐसा लेंस है जिसमें उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। इसमें उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। अब ऐसा चश्मा किसके लिए होगा? तो जिसके दृष्टि में अगर आँख में जो है जरा दृष्टि दोष हो। देखिए अभी जस्ट आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो दूर दृष्टि दोष है उसका इलाज उत्तल लेंस से किया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को निकट का नहीं दिख रहा है तो वो उत्तल लेंस का बना हुआ चश्मा पहनेगा। इसका जस्ट उल्टा, अगर कोई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो वो अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा पहनेगा। लेकिन इस वाले बीमारी में तो अजीब ही है, कभी कभी दूर का नहीं दिखता, कभी कभी निकट का नहीं दिखता। तो इनके पास तो दोनों समस्या है, तो समाधान भी दोनों होना चाहिए, समाधान भी दोनों होना चाहिए। तो डॉक्टर इसको क्या करते हैं कि चश्मा तो एक ही देते हैं, लेकिन चश्मा का जो शीशा है उसमें से उस एक भाग में उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, एक भाग में अवतल लेंस लगा दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है, तो पहला भाग याद रखिएगा कौन सा, जो आपका पहला भाग है ये याद रखिएगा, इसमें जो है जो आपके नीचे वाला जो पहला भाग है उसमें उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? नीचे में जनरली उत्तल लेंस दिया जाता है, उत्तल लेंस जो है दिया जाता है। और ऊपर जो आपका दूसरा वाला भाग है, दूसरा वाला भाग में आप याद रखने की कोशिश करेंगे कि इसमें जस्ट इसका ऑपोजिट अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। तो आपने देखा कि उत्तल लेंस क्या अवतल लेंस क्या है। अब देखिए, अब ये चश्मा को काट करके बीच में ऊपर में अवतल लेंस लगा देना, नीचे में उत्तल लेंस लगा देना, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसीलिए किया जाता है कि अगर आपने जस्ट देखा है कि दूर दृष्टि वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, अगर उसको निकट का नहीं दिखेगा तो उत्तल लेंस से देख लेगा, और दूर का नहीं दिखेगा तो ऊपर वाले यानी कि अवतल लेंस से देख लेगा। यानी कि नज़र को उठा करके दूर का देख सकता है और नज़र को हल्का झुका करके वो निकट का क्या कर सकता है, देख सकता है। अगर नज़दीक का वस्तु नहीं दिखेगा जिस टाइम पर, वो उत्तल लेंस यानी कि नीचे वाले से पार्ट से देख लेगा, और जब उसको दूर का नहीं दिखेगा तो अवतल लेंस यानी कि ऊपर वाले पार्ट से क्या कर लेगा, वो देख लेगा। तो इस तरह के लेंस को कहते हैं बाईफोकल लेंस। अगर हमने तो ऐसा देखा चश्मा, एक हमारे गुरुजी थे, हम पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पर, बहुत ही छोटे थे हम, 4-5 में थे, तो वो भी साइंस पढ़ाते थे। तो साइंस पढ़ाते वक्त जो है वो बताए थे अपने चश्मा के बारे में, और वो दिखाए थे जो है कि हाँ उनके चश्मा में ये इस तरह का बाईफोकल लेंस लगा हुआ था, क्योंकि उनकी आंख में भी वही प्रॉब्लम रहा होगा, ये जरा दृष्टि दोष वाला। तो आपने समझा कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का के चश्मा का उपयोग किया जाता है, जिसमें जनरली नीचे जो है उत्तल लेंस लगाया जाता है जो नज़दीक के चीज़ों को देखने के लिए होता है, और ऊपर जनरली जो है अवतल लेंस लगाया जाता है जो दूर के चीज़ों को देखने के लिए होता है। ठीक,
तो ये आपने देखा। अब बढ़ते हैं आगे और अगला है हमारा अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है समझिए, बहुत ही जटिल समस्या है भाई साहब ये अबिंदुकता, और कई बार इसका इलाज न भी मिल पाता है। तो जानिए अबिंदुकता क्या है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक ही साथ उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता। हम लोग जब देखते हैं तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों एक्सिस में एक साथ देख पाते हैं, हम किसी भी व्यक्ति का लंबाई कितना है और मोटाई कितना है, दोनों चीज़ एक साथ देखते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, दोनों चीज़ एक साथ देखते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की आंख में अबिंदुकता का प्रॉब्लम होगा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है एक ही साथ में उदग्र कहते हैं इस वाले रेखा को और क्षैतिज कहते हैं इस वाले रेखा को। तो उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता, यानी कि दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं देखता। यह दोष क्यों होता है? तो यह दोष कॉर्निया होना चाहिए। कॉर्निया की वक्रता समिति में कमी होने के कारण ऐसा हमें देखने को मिलता है। कभी कभी वस्तु के एक बिंदु के रूप में होने पर भी उसका प्रतिबिंब रेखीय, वृत्तीय या किसी अन्य आकार में बन जाता है। जो व्यक्ति इस दोष से पीड़ित होते हैं उसके पास समस्या बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी अगर कोई वस्तु क्या है, बिंदु के साइज़ का है कोई वस्तु, तो इसको देखेगा तो उसको लंबा लगेगा या फिर ऐसा लगेगा या फिर जो है वृत्त के जैसा लगेगा, है बिंदु, लेकिन वो देखेगा तो उसको लगेगा कि ये रेखीय है या वृत्तीय है या फिर किसी अन्य प्रकार के चीज़ों देखेगा। तो अब बताइए, आप ही अगर किसी बिंदु को देखेंगे और वो डंटा की तरह दिखेगा तो आपका दिमाग पागल होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज़ें होती इसमें। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कभी कभी वस्तु के एक बिंदु के रूप में होने पर भी, अगर कोई वस्तु एक बिंदु के जैसा है तो भी उसका जो प्रतिबिंब है वो रेखीय यानी कि रेखा के रूप में बन जाता है उसके आँख में, या वृत्तीय यानी कि वृत्त के रूप में बन जाता है, या किसी अन्य आकार का बन जाता है। यह विचित्र बीमारी है। सही बात है भाई साहब, इसका तो कोई ठीक ही नहीं है। इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। सही बात है भाई, मानसिक संतुलन बिगड़ना एकदम फिक्स है। अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी बिंदु को देख रहे हैं, तो वो लंबा दिख रहा है या फिर ऐसे दिख रहा है या फिर गोला दिख रहा है, या फिर आप अगर किसी व्यक्ति को देखेंगे ना, मनुष्य को, तो वो मनुष्य लंबा ना होकर के आपको बिंदु के साइज का दिखाई देगा। तो बताइए, अगर एक व्यक्ति जो 5 फीट का है, 6 फीट का है, और वो अगर आपको एक बिंदु के जैसा दिखाई दे तो पागल ही होंगे ना भाई। तो इस स्थिति में मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, ऐसा है। अब अबिंदुकता का उपचार समझिए। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर बेलनाकार लेंस क्या है? तो बेलन यानी कि सिलेंडर के जैसा लेंस होता है। इस लेंस में कैसा स्थिति होता है समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। कुछ इस प्रकार का लेंस होता है। ये बेलनाकार लेंस जो है वो कुछ इस प्रकार का लेंस होता है, जो हम आपको यहाँ पर हम फिगर बना करके समझाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ इस तरह का लेंस होता है जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरह का लेंस होता है यहाँ पर, ठीक। इधर भी उत्तल और बीच में बेलन के जैसा, सिलेंडर के जैसा। समझ में आ रहा चीज़ें? देख सकते हैं, इधर भी ये लेंस निकला हुआ है, इधर भी लेंस निकला हुआ है, और ये बीच में पट्टी जैसा जो है वो क्या है, सिलेंडर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सिलेंडर कहलाएगा। तो अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर फोकस करते हैं जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला, एक आँख से ही रिलेटेड बीमारी है वर्णांधता। आँख से ही रिलेटेड एक प्यारे बच्चों बीमारी है जिसका नाम क्या है, वर्णांधता। तो जानिए कि आखिर वर्णांधता क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है, वर्णांधता, वर्ण प्लस आंधता, तो वर्णांधता बनता है। इसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण जो शब्द है इसका साइंस के अंदर अर्थ होता है रंग। साइंस के अंदर क्या अर्थ होता है? रंग। रंग जो है आंधता, ये क्या है? इसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस बोलेंगे, जिसको हम लोग वर्ण आंधता कहते हैं। वर्ण में से रंग आप याद रखने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के आंख में वर्णांधता है
या फिर कोई व्यक्ति अगर कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है तो उसको कलर पहचानने में दिक्कत होता है। क्या पहचानने में? कलर पहचानने में दिक्कत होता है। अगर उसको लाल दिखाइएगा तो बोलेगा हरा है, हरा दिखाइएगा तो बोलेगा लाल है, पीला दिखाइएगा तो बोलेगा काला है। मतलब ऐसा कुछ उसके अंदर बीमारी होता है। ये क्या है? कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके आँखों की रेटिना में कुछ शंकु नहीं होते, आँख के रेटिना में कुछ शंकु जो है नहीं होते हैं, जिसके कारण वह कुछ रंग को नहीं देख पाते हैं। अब अगर कुछ प्रकार का शंकु अगर आपकी आँख में ना हो, शंकु के आधार पर ही हम देख पाते हैं अलग अलग कलर को, और कुछ शंकु अगर नहीं होते तो वो नहीं देख पाते हैं। इस दोष को वर्णनांधता कहते हैं। वर्णनांधता के बारे में याद रखेंगे, इसका कारण भी आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया। ये जनरली जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वंशागत बीमारी है। अगर आपके वंश में, अगर आपके पूर्वज दादा पिता किसी में अगर ऐसा है तो आपको भी वर्णनांधता देखा जा सकता है। और दूसरा, इसका इलाज भी नहीं है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि आँख में शंकु लगाना संभव ही नहीं है। लेंस तो लगा सकते हैं आप आँख में, लेकिन आँख में शंकु लगाना बहुत ही क्या है, असंभव है। तो यही कारण है कि वर्णनांधता एक अमिट बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। अब अगर वर्णनांधता है तो दिक्कत क्या है? तो दिक्कत है कि आप कलर नहीं पहचान पाएंगे, कुछ रंग को आप देख ही नहीं पाएंगे, दिखाया जाएगा। जैसे अगर लाल वाला शंकु आपकी आंख में नहीं है, लाल कलर वाला शंकु नहीं है आपकी आंख में, तो उस स्थिति में अगर आपको लाल कलर दिखाया जाएगा ना, तो लाल को भी आप कोई दूसरा कलर बोल देंगे, काला, हरा, पीला है, कुछ भी बोल देंगे। ठीक है। अब इससे समस्या क्या होता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंख में वर्णनांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, वो ट्रैफिक जो कंट्रोल है इसमें काम नहीं कर सकते हैं, रेलवे में काम नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि रेलवे या फिर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो सिग्नल पर काम करती है, और सिग्नल होता है लाल, हरा और पीला। और जैसे ही लाल बरेगा तो हमें रुक जाना है, हरा जला तो हमें चल देना है। और अगर ट्रेन में ऐसा हो जाए कि अगर किसी वर्णनांधता वाला व्यक्ति को ड्राइवर बना दिया जाए, यानी कि जिसकी आंख में कलर ब्लाइंडनेस का समस्या है, उसको ट्रेन का पायलट बना दिया गया, लोको पायलट। अब वो वो व्यक्ति अगर क्या करेगा, ट्रेन चलाएगा और उसको कलर तो समझ में आता नहीं है, ट्रेन चलाएगा और अगर लाल बत्ती कहीं पर जल रही होगी, क्या जल रही होगी? लाल बत्ती। और वो अगर लाल बत्ती अगर उसको हरा दिख गया तो डायरेक्ट ट्रेन दौड़ाता ही रह जाएगा, और ट्रेन जब लाल बत्ती में दौड़ाएगा तो आगे जाके एक्सीडेंट होगा। तो इसीलिए जो आप रेलवे में जाने होने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये सब चेक किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आँख के अंदर जो है, व्यक्ति की आँख के अंदर अगर वर्णनांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसको फिर रेलवे में जॉब नहीं मिलता है। तो कलर ब्लाइंडनेस हम आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। अगला है प्रिज्म। हम पहले जानेंगे प्रिज्म क्या है, और किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन की घटना को भी क्या करेंगे, हम समझाएंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला याद रखिएगा कि कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में समांतर नहीं होता, उसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म जो है, इसका कोई भी दो जो साइड है वो समांतर नहीं होगा। जैसे देख सकते हैं, एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, और तीसरा इसके जस्ट पीछे अपोजिट वाला साइड है। ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो चौथा है, और नीचे जो सेम टू सेम जो इसके नीचे होगा वो क्या कहलाएगा, तो पांचवा कहलाएगा। तो टोटल इसमें साइड कितने हो गए? 5, लेकिन इसमें से कोई भी एक दूसरे के समांतर जो है नहीं होते हैं। दूसरा, वास्तव में प्रिज्म में 5 सतह होती हैं। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5, क्योंकि 1, 2 और 3 तो बगल से हो गया, एक ऊपर से हो गया और एक नीचे से हो गया। तो कितने हो गए? 5 हो गए। 5 सतह में से आपको पता होना चाहिए कि 2 सतह त्रिभुजाकार एवं 3 सतह आयताकार होता है। देख सकते हैं, ये एक आयत के जैसा लग रहा है कि नहीं? ये एक आयत के जैसा, चारों साइड से, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड से जो लगा हुआ आयताकार लगा हुआ है, और ऊपर नीचे त्रिभुज के जैसा। देखो, ये जो आपको कलर जो दिख रहा है, ये आपको त्रिभुज के जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो एक त्रिभुज ऊपर और एक त्रिभुज नीचे होगा, एक त्रिभुज ऊपर और एक त्रिभुज नीचे होगा। तो ये आपने देखा। कांच का बना हुआ पारदर्शी माध्यम जिसके कोई भी सम्मुख फलक आपस में समांतर नहीं हो, इसे प्रिज्म कहते हैं। और दूसरी बात कि वास्तव में प्रिज्म में 5 सतह होते हैं।
इन 5 सतहों में से 2 सतह त्रिभुजाकार एवं 3 सतह आयताकार होते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखने की कोशिश करेंगे। देखिए 3D फिगर में प्रिज्म ऐसे बनाते हैं, लेकिन 2D में यानी कि प्लेन पर यानी कि पेज पर हम ऐसे ही बना पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों प्रिज्म आपने देख लिया, ये प्रिज्म ही है, इसको हमने क्या करा है, लिख ही देते हैं प्रिज्म। प्रिज्म 2D में केवल त्रिभुज के जैसा दिखेगा, ये आप याद रखने की कोशिश करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। अब अगला को जो आपका टॉपिक हो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। जैसे हमने आपको कांच के स्लाइड से प्रकाश का अपवर्तन करके दिखाया था, उसी तरीका से अभी प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन हमें क्या बोला जा रहा है, दिखाने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए दिखाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आप एक प्रिज्म बनाएंगे 2D फिगर वाला। कैसा वाला, 2D वाला एक प्रिज्म बनाएंगे। तो मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, प्रिज्म है। यहाँ पर ये आपका मान लीजिए कि क्या है, प्रिज्म है। और अब प्रिज्म में सारा का सारा जो है क्रियाक्रम अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। ये आप सीधा मान लीजिएगा, हमें नहीं लगता है कि ये सीधा होगा। ये इसको A बोल दीजिए और इसको B बोल दीजिए और इसको C बोल दीजिए। ये क्या है, ये है कोई प्रिज्म, ये क्या है, कोई प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म में हम क्या करेंगे, आपतित प्रकाश को भेजेंगे, यानी कि प्रकाश किरण भेजेंगे। तो मान लीजिए कि कुछ इस तरीका से हमने क्या करा, इसमें प्रकाश किरण भेजा, इस तरीका से इसमें हमने क्या किया, प्रकाश किरण भेजा। तो ये इसको सीधा चलता रह जाना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, तो इसको इसी दिशा में पूरा सीधा जो है चलता रह जाना चाहिए, इसी दिशा में पूरा सीधा चलता रह जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ऐसा ये चलता नहीं रहेगा, ये क्या हो जाता है कि झुक जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब, यहाँ पर झुक करके यहाँ पर तो पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि सीधा हो जाएगा। ठीक, और सीधा होने के बाद ये फिर से जितना डिग्री पर गया था उतना डिग्री पर फिर से नीचे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। नीचे की ओर फिर से क्या हो जाता है, झुक जाता है हल्का। और इसको अच्छा से क्या करते हैं, झुकाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, कुछ इस तरीका का ये क्या करता है, स्थिति बनाता है। जितना डिग्री पर आया था उतना डिग्री पर क्या होता है, नीचे की ओर लौट जाता है। अब इसमें देखिए कि क्या क्या हो रहा है, उसको आप समझने की क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा कोशिश कीजिएगा। देखिए ये जो प्रकाश किरण है वो क्या करेगी, इधर से इधर की ओर क्या करेगी, प्रस्थान करेगी। अब देखिए होता क्या है, क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। अगर हम इस बिंदु पर लंब खींचते हैं, अगर हम इस बिंदु पर लंब खींचते हैं तो कुछ इस तरह का लंब जो है देखने को मिलेगा। हल्का लंब हो गया टेढ़ा, इसको सीधा करते हैं, क्योंकि चीज़ें शुद्ध शुद्ध जितना रहेगा उतना ही देखने में और समझने में भी अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए कि कुछ इस तरीका का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लंब डाल दिया। और यहाँ पर भी हम लंब डालते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लंब है वो कुछ इस तरीका से मान लीजिए कि डाला गया है। यहाँ पर लंब कुछ इस तरीका से क्या किया गया है, डाला गया है। इस वाले किरण का जो नाम है वो हम N दे देते हैं। ठीक, ये जो है इसका हम नाम M दे देते हैं। और याद रखने वाली बात यहाँ पर बहुत ही ये है कि ये जो किरण है ना, इस किरण का नाम P दे देते हैं। और ये किरण है आपतित किरण। ये कौन सा किरण है, तो ये है भाई साहब आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण है ये, क्योंकि जो किरण हम भेजेंगे वो किरण क्या कहलाएगा, आपतित किरण कहलाएगा। और ये है आपका निर्गत किरण। ये क्या है, इसका नाम हम दे देते हैं निर्गत किरण। ये जनरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, तो इसका नाम एनसीईआरटी में निर्गत किरण रखा हुआ है। इसको आप एस बोल दीजिए। जो पी बोले हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको एस बोल देंगे। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, उस पर फोकस कीजिएगा। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि क्या है नहीं है। ये वाला जो कोण है अभिलंब और जो आपतित किरण के बीच ये वाला कोण है, ये कहलाएगा कोण आई, यानी कि आपतन कोण। ठीक है, इसके बाद इस वाले कोण को हम क्यू बोल देंगे। इस वाले को बिल्कुल ठीक है, वो तो क्यू हम क्या करेंगे, आपतित किरण PQ, PQ बिल्कुल ठीक है। ये जो बिंदु है इसको हम क्यू बोल देते हैं। इस बिंदु को क्या बोल देते हैं, क्यू बोल देते हैं। और तीसरी बात याद रखिएगा कि ये वाला जो कोण है अभिलंब और इसके बीच जो आपका निर्गत किरण है वो ये कहलाएगा कोण R। ठीक,
इसके बाद हम क्या करते हैं, एक चीज़ देखिए आप यहाँ पर, एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, उसको समझिएगा। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, अगर हम इसको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो ये जाकर के इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया। और मिलने के बाद ये जो है इसका नाम हम दे देते हैं ओ, इसका नाम क्या दे देते हैं, ओ दे देते हैं। और यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए आगे कि क्या हम कहाँ पर लिखने वाले हैं। यहाँ ये जो बिंदु है इसका नाम ई दे देते हैं। ये दोनों अभिलंब आकर के क्या हुआ है, मिला है। ये दोनों अभिलंब आकर के ई पर क्या हुआ है, मिला है। और ये वाला जो कोण आपको दिख रहा है, ये वाला कोण, इस कोण का नाम दे देते हैं हम डेल्टा। इस कोण का नाम क्या देते हैं, डेल्टा देते हैं। हम देते नहीं, पहले से ही डेल्टा होता है, ठीक। इसके बाद ये वाला जो कोण है, याद रखिएगा, इसको कोण ई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोण ई बोला जाता है। इतना डिटेल में हमें नहीं लगता कि आपको किसी ने बताया होगा। और इस वाले बिंदु को हम नाम दे देते हैं आर। इस वाले बिंदु का नाम क्या दे देते हैं, आर दे देते हैं। अब चलिए देखने सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या हमने बोला और क्या क्या इसमें दिखाया गया है। तो जब कभी भी कहेगा कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन को दिखाइए, तो इस तरीका का शुद्ध आप फिगर बनाइएगा और उसमें ये सब चीज़ दिखा दीजिएगा। पहला चीज़ क्या है, तो पहला है आपतित किरण, जो पी क्यू है वो आपतित किरण है। क्यू आर जो है वो आप बोलेंगे कि यह अपवर्तित किरण है, क्यू आर, क्यू से जो आर गया वो। और आर एस, आर से जो एस तक गया वो क्या है, निर्गत किरण है। ये एल आई नहीं है, ये कोण आई है। क्या बोलेंगे इसको, कोण आई। कोण आई आपतन कोण है। और एल आर नहीं, ये भी है कोण आर। ये क्या है, कोण आर है। तो कोण आर अपवर्तन कोण कहलाएगा। और कोण जो आपके ई है ना, आप जो फिगर में देख पा रहे होंगे, कोण ई, इसको निर्गत कोण कहते हैं। और कोण ए, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, चलिए। तो आप लोगों ने देखा कि हम किस चीज़ों को क्या बोल रहे हैं। ये वाला कोण जो है वो क्या कहलाएगा, निर्गत कोण कहलाएगा। और कोण ए जो आपको त्रिभुज लग रहा होगा, ये त्रिभुज तो है नहीं, ये प्रिज्म है। ये वाला कोण जो है वो क्या कहलाएगा, तो ये प्रिज्म का कोण है ये। और कोण एन ओ आर, वो हम कोण एस बोलेंगे इसको। कौन है, कोण एन ओ आर, वो देखिए एस ना विचलन कोण उसको जनरली बोलते हैं। एन ओ आर कौन, देखिए एन ओ और आर, ये वाला कोण, इसको हम कोण एस बोल देंगे। ये डेल्टा ना नहीं बोलेंगे, इसको एस बोलेंगे। एक मिनट, ये एस है, डेल्टा ना बोल करके अगर एस बोल दे तो और ज़्यादा बेटर होगा। तो इसको बोलिएगा एस। क्या बोलिएगा इसको, एस बोलिएगा, ठीक। एक मिनट, तो विचलन कोण को तो हम डेल्टा ही बोलते हैं, तो फिर एस की क्या कंसेप्ट आ रहा है। एस नहीं, ये डेल्टा ही है। एक मिनट रुक जाओ आप, हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। एक मिनट रुक, ये एस नहीं है, ये लेमडा कहलाता है शायद ये, ठीक है। तो ये वाला ये कोण है, कोण डेल्टा ही है। इसको विचलन कोण कहते हैं। इसको हम डायरेक्ट जो है कोण ये भी बोल सकते हैं, कोण डेल बोल सकते हैं, या डेल्टा भी बोल सकते हैं। तो ये आपने देखा कि क्या है, नहीं है। अगर आपको प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन को दिखाने के लिए बोले तो आप ये फिगर बनाइएगा और फिर इसमें ये सारे के सारे जो चीज़ हमने आपको लिख के बताया है, ये सभी चीज़ आप क्या करेंगे, लिख के वहाँ पर बताएंगे, तो आपका जो आंसर है वो बेस्ट माना जाएगा, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आगे की चीज़ों को समझेंगे। अब है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लीजिए, क्योंकि कई बार पूछे गए हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को, तो आप ध्यान लगाने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है, जब एक प्रिज्म से गुजरता है
तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, और जब आप सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, प्रिज्म होकर के गुजारते हैं, तो वो अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में विभाजित होता है? तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और इसी 7 रंग में विभाजित होने की घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हमने लिख भी दिया है कि विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण जो है कहलाता है। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया, ये दोनों फिगर से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, श्वेत प्रकाश भेजा है। श्वेत प्रकाश यानी कि आप बोल सकते हैं सूर्य का प्रकाश, ठीक है। संकीर्ण झिर्री भी आप बोल सकते हैं, इसके रूप में हमने क्या किया, भेजा है। ये आपका संकीर्ण कोई झिर्री है। तो इसमें आने के बाद क्या हुआ है कि जो ये आपके प्रिज्म है, इसको अलग अलग 7 रंगों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभाजित कर दिया है। और इसको हमने पूरा एकदम जो है कह सकते हैं एनिमेशन के रूप में दिखाने का कोशिश किया है। चलिए इसको दिखाते हैं क्या है। याद रखिएगा, सबसे ऊपर जो कलर होगा वो लाल होगा। सबसे ऊपर देख सकते हैं क्या होगा, लाल। लाल के जस्ट नीचे जो है वो नारंगी होगा, और नारंगी के जस्ट नीचे पीला होगा, पीला के जस्ट नीचे हरा, हरा के नीचे नीला, नीला के नीचे जामुनी, और सबसे नीचे बैगनी। सबसे नीचे कौन होगा? बैगनी होगा। इसको याद कैसे रखा जाए? तो इसको याद रखने का छोटा सा ट्रिक है, बैजा नहीं पिनाला। क्या नाम है? बैजा नहीं पिनाला। ट्रिक क्या है? बैजा नहीं पिनाला। आप याद रख सकते हैं, बैजा निह पिनाला, पिनाला, बैजा नहीं पिनाला। ये बैजा नहीं पिनाला क्या है? नीचे से ऊपर बढ़ते हुए प्रकाश का जो रंग है ये है। बै से हो गया बैगनी, जा से हो गया जामुनी, नीचे हो गया नीला, ह से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी, आला से हो गया लाल। तो ये हो गया बैजा नहीं पिनाला। क्या है? नीचे से ऊपर बढ़ने का क्रम है, बढ़ने का क्या है, क्रम है। ठीक, ये तो हिंदी में हो गया। अगर किसी बच्चों को इंग्लिश में याद करना हो तो याद रखेंगे भिबग्योर। क्या याद रखेंगे? भिबग्योर, VIBGYOR, ये भिबग्योर आप याद रख सकते हैं। भी से हो जाएगा आपका वायलेट, जो कि सबसे नीचे होता है। I से इंडिगो, B से ब्लू, G से आपका होगा ग्रीन, Y से येलो होगा, और O से ऑरेंज होगा, और R से रेड होगा। R से क्या होगा? रेड होगा। तो ये दोनों ट्रिक है, जिस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं रंग के क्रम को, रंग के क्रम यानी कि उसके सीरियल को, कि कौन सबसे नीचे है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, और उसके ऊपर जो है कौन है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप अगले चीज़ों को समझिएगा। श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रण होती है। प्रिज्म सिर्फ उस 7 रंग को अलग अलग दर्शाती हैं। वे रंग कौन कौन से? तो बैगनी है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। प्रिज्म का काम है बस उस 7 रंग को अलग अलग दिखा देना। इसमें सबसे पहला है आपका बैगनी, जो कि सबसे नीचे होता है। बैगनी बैस हो गया बैगनी, जिसको हम लोग इंग्लिश में वॉयलेट कहेंगे, और इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है, 4000 एंगस्ट्रम ही होता है। और आवृत्ति इसका सबसे ज़्यादा, आवृत्ति सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, 7.5 × 10⁴ हर्ट्ज होगा। दूसरा नंबर पर जामुनी है। जामुनी का जो तरंग दैर्ध्य है वो बैगनी से जस्ट कम होगा, 4500 एंगस्ट्रम होगा, और 6.64 × 10⁴ हर्ट्ज जिसका आवृत्ति होगा। तीसरा देख सकते हैं कि नीला, नीला का जो आपका तरंग दैर्ध्य है वो 4800। इसके बाद हरा का देख सकते हैं, पीला, और सभी का देख सकते हैं। इसमें मोटा मोटी मैं आपको जानकारी क्या देना चाहता हूँ, जानकारी देना यह चाहता हूँ कि बैगनी जो है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है। और आवृत्ति क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, इसका मतलब जो है इसमें विचलन ज़्यादा होगा, और आवृत्ति सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे नीचे दिखाने की क्या करेगा, ये कोशिश करेगा, सबसे नीचे ये दिखाई देगा। इसमें दूसरा बात याद रखना है कि लाल का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। सबसे कम किसका, तो बैगनी का। सबसे अधिक किसका, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे लाल का। और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, 3.80 × 10⁻14 होता है।
इसमें याद रखने वाली एक बात और है, वो तो हम आपको मापन चैप्टर में पढ़ाए हैं कि 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 का पावर माइनस मीटर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर सेकंड। ठीक, तो इसे आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये सातों रंग प्रिज्म से दूसरी ओर एक पर्दे पर रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त होती हैं, जिसे वर्ण पट्टी या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आपने देखा कि पर्दा पर जो 7 रंग दिखाई दे रहे थे, जैसे कि हम फिगर में दिखाई देते फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पर्दा, अगर आप यहाँ पर पर्दा टांग देंगे तो 7 रंग इस पर दिखाई देगा कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर पर्दा टांग दिया गया तो इस पर सातों रंग क्या हो रहा होगा? दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पर्दा पर सातों रंग आपको क्या होगा? दिखाई देगा। वही है मेन चीज़। वही क्या है? मेन चीज़ है। वो क्या है समझने की यहाँ पर क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, जो कि आगे वाले हम टॉपिक में उसी को समझ रहे हैं। यहाँ पर यह बोला गया कि ये सातों रंग प्रिज्म से दूसरी ओर एक पर्दे पर रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त होती हैं, इसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। अगला क्या है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक, इसीलिए इसका विचलन सबसे कम होता है, तथा बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम, इसीलिए इसका विचलन जो है सबसे अधिक होता है। वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण विभिन्न रंग का अपवर्तन कोण भिन्न भिन्न होना है। याद रखिएगा कि सभी रंग का अलग अलग अपवर्तन कोण होता है। तो वर्ण विक्षेपण का कारण भी मुख्य रूप से वही है। वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण है विभिन्न रंगों का अपवर्तन कोण जो है अलग अलग होना। सभी का अपवर्तन कोण अलग अलग होता है, जिसके कारण वर्ण का विक्षेपण हो जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, अगली चीज़ों को समझेंगे। अब है वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। तो वर्णपट या स्पेक्ट्रम के बारे में तो हम आपको ऊपर ही बता दिए हैं, लेकिन फिर से बताते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जब वर्ण विक्षेपण होता है उसके कारण पर्दा पर 7 रंग की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। सही बात है भाई। हाँ, जब आप प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करवाएंगे तो यहाँ पर 7 पट्टी क्या हो जाएंगे, सॉरी इस तरह का नहीं, इस तरह का नहीं, एक मिनट देखिएगा। अगर आप कोई श्वेत प्रकाश किरण भेजते हैं, कोई श्वेत प्रकाश किरण भेजते हैं तो ये 7 रंग का जो पट्टी है वो इस पर्दा पर क्या हो जाएगा? दिखाई देगा, और उसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम के बारे में आपने जाना। अब है इंद्रधनुष का पहले सबसे जानेंगे कि इंद्रधनुष क्या है, और दूसरा जानेंगे कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। तो याद रखिएगा, इंद्रधनुष जब कभी भी बनेगा वो बारिश जिस दिन होगी उसी दिन बनेगा, और जिधर सूर्य होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। अगर सूर्य पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा, अगर सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष वो बनेगा किसर, तो पूरब की ओर बनेगा। 2 बात याद रखेंगे। पहला बात, जिस दिन बारिश होगा उस दिन इंद्रधनुष बन सकता है। दूसरा बात ये कि इंद्रधनुष जो है हमेशा सूर्य के अपोजिट दिशा में बनता है। इसका सब कारण जानेंगे। वर्षा के पश्चात आकाश में सूर्य की उपस्थिति में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परिक्षेपण क्रिया का परिणाम है। प्रकाश के अंदर जो परिक्षेपण क्रिया है वही ये इसी कारण जो है इंद्रधनुष का जो है इंद्रधनुष बनता है। और वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की बूंद द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात क्या होता है? विक्षेपण होने से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वायुमंडल में या फिर वायुमंडल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर विक्षेपण होती है, तो अगर कोई भी कण, जैसा कि हम आपको इस फिगर में ही दिखा देते हैं, ये कोई अगर बूंद है, पानी का बूंद है, इधर से क्या होगा? प्रकाश आएगा, फिर इसको क्या कर दीजिएगा, इधर की दिशा में क्या हो जाएगा? मोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है इंद्रधनुष का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे कुछ लोग समझते हैं, देख सकते हैं कि पानी का बूंद क्या किया गया है, ये दिखाया गया है, और इस पर जो है लाइट का जो किरण है वो भेजा जा रहा है, और ये क्या हो रहा है? इसे रिफ्लेक्ट कर दे जा रहा है। यानी कि जो ऑब्जर्वर को यहाँ पर अगर पर्दा लगा दिया जाए तो ऑब्जर्वर इस सभी 7 रंगों को क्या कर सकता है? देख सकता है। तो ये है आपका जो ये है मतलब क्या कर इसको इंद्रधनुष कहते हैं। इस तरह से फिगर में आप क्या करेंगे? दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टेट देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।